कैसे हैं सभी लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? एक संडे का दिन बीच में कैसा रहा तुम्हारा? संडे का छुट्टी बताओ, क्या किया कल तुमने? राधे राधे, गुड इवनिंग आदित्य। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय भीम, नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग भी ठीक होंगे। यू ऑल आर फाइन। सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, यह चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, पिछली क्लास पहली क्लास थी, काफ़ी बेसिक से हम लोग चल रहे हैं और उसी बेसिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टेस्ट की तैयारी बहुत बढ़िया। टेस्ट अभी 27 तारीख को है भैया, ये एडवांस का टेस्ट है। और फिर मैंने बोला है कि एडवांस का टेस्ट है तो एडवांस जैसा ही आएगा, ये मत सोचना कि हल्का फुल्का आ जाएगा। ठीक है, एडवांस जैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एन भुजाओं वाले बहुभुज का क्षेत्रफल और विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण, ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में नाम लिया था इसका, उसके अलावा कुछ पढ़ा नहीं था, तो आज देखेंगे हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, उससे पहले एक सारणिक का मान निकालने को कहा था। क्या आया उस सारणिक का मान? सारणिक का मान क्या आया? क्या थी सारणिक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सारणिक का मान कितना आया? किसी ने पता किया कि नहीं किया भैया? कोई बोलो बोलो, थोड़ा तो बोल दो भाई। अरे बोल रहे थोड़ा लिखने का टाइम दे दो। अरे अभी तो शुरू ही किया भैया, गजब कर रहे हो, वेरी गुड। प्रांजल वालिया, जीरो। द आंसर इज जीरो। इस सारणी का मान जीरो है। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से सुनना सभी समझदार लोग, तुम्हें अलग अलग तरह से सारणी का मान निकालना सिखाता हूं। सबसे पहले प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, मैंने क्या बोला, इस पे कैसे चिन्ह लगते हैं? प्लस माइनस प्लस। तो एक लिखो, फिर एक जिसमें लिखा हुआ है उस पंक्ति को छुपा दो, उस स्तंभ को छुपा दो, और बचा क्या क्या तुम्हारे पास? ये वाला 5 6 8 9। तो इनका वज्र गुणन करो, पहले ये टेढ़ा फिर ये टेढ़ा, तो 5 गुणा 9, ये पूरा लिख देता हूं एक बार, 5 6 8 9। फिर दो के आगे आएगा माइनस, फिर दो वाली पंक्ति छुपा दो, दो वाला स्तंभ छुपा दो, तो 4 6 7 9 प्लस 3, तीन वाली पंक्ति छुपा दो, तीन वाला स्तंभ छुपा दो, 4 5 7 8। ये हो गया 5 9 45, इन दोनों को गुणा करो, माइनस 8 6 48। ठीक है, फिर माइनस 2, 9 चौक 36 और 7 छंग 46, और प्लस 3, 8 चौक 32, माइनस 7 5 35। कितना हो गया ये? माइनस 3। 2 गुणा माइनस 6 प्लस 3 गुणा माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? माइनस 3 प्लस 12 माइनस 9, यानी कि जीरो। ठीक है, अब देखो यहां पर किसी और पंक्ति या किसी और स्तंभ के सापेक्ष भी प्रसार किया जा सकता है। तो जिन लोगों को सीखना है वो सीख सकते हैं, और नहीं भी सीखोगे तो ऐसा कुछ बिगड़ेगा नहीं, एक पंक्ति के सापेक्ष सीख गए उससे हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो क्या होता है कि हमें ऐसी पंक्ति या ऐसे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना चाहिए जिसमें अधिकतम शून्य हो। क्यों? क्योंकि आगे क्या होगा, अगर जीरो आ गया तो इसको प्रसार करके लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा जीरो से गुणा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ तो कहीं भी जीरो नहीं है, तो किसी भी पंक्ति के सापेक्ष करो, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे कि मान लो इस प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? प्लस माइनस प्लस, वैसे ही जैसे वहां पे था, प्लस माइनस प्लस। तो क्या लिखोगे? एक लिख दिया। अब एक जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में लिखा हुआ है उसको छुपा दो, तो बचेगा क्या? 5 6 8 9, माइनस 4, 4 जिस पंक्ति और स्तंभ में लिखा हुआ है उसको छुपा दो, 2 3 8 9, प्लस 7, 7 जिस पंक्ति और स्तंभ में लिखा हुआ है उसको छुपा दो, 7 जिस पंक्ति और स्तंभ में लिखा हुआ है उसको छुपा दो, बचेगा क्या? 2 3 5 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45 माइनस 48, ये तो वही का वही रहा, माइनस 4 गुणा 9 दूनी 18 माइनस 27, 18 माइनस 24, प्लस 7 गुणा 12 माइनस 15, तो कितना हो गया? माइनस 3 माइनस 4 गुणा माइनस 6 प्लस 7 गुणा माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 3 6 चौक 24 और 7 या 21, फिर से कितना आ गया? शून्य आ गया। यानी किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना कि चिन्ह इस तरह से लेने होते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हो प्लस माइनस प्लस, और फिर यहाँ आता है माइनस प्लस माइनस, और फिर आता है प्लस माइनस प्लस। तो जो इन बातों को एक्स्ट्रा याद रखना चाहता है वो याद रखे, नहीं तो भैया पहली पंक्ति वाला तो याद रख ही लेना, क्योंकि प्रसार तो करना ही पड़ेगा, और प्रसार करना पड़ेगा तो ये चीज तो सीखनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? बोलो कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है? कितने बच्चों को यह सवाल समझ में आ गया कि हाँ सर आंसर जीरो आएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, यू आर राइट, ऑल क्लियर, वेरी गुड, ऑल क्लियर। ये साइन स्कीम है, जिसके अबाउट प्रसार करना है वैसा देखना पड़ेगा। जैसे प्रथम पंक्ति प्लस माइनस प्लस, द्वितीय पंक्ति माइनस प्लस माइनस, तृतीय पंक्ति प्लस माइनस प्लस, इधर प्रथम स्तंभ प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता रहता है। ये 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 क्लियर। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारणिक जानना जरूरी था। तो क्या चीज याद रखनी है हम लोगों को? हाँ वेरी गुड, ध्यान से सुनना। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष शीर्षों के निर्देशांक जाता है, लिख लेना भैया, है ना। जितना स्पीड में मैं लिख रहा हूं उतने में लिख लेना, है ना। नहीं तो बाद में बोलोगे लिखने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो प्रसार डेल्टा, त्रिभुज के क्षेत्रफल को मान लो हम लोग ए या एरिया या डेल्टा किसी भी एक चीज से रिप्रेजेंट करें, तो ये होता है 1/2
और सारणिक के अंदर लिख दो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। और अगर ये ऋणात्मक भी आ रहा है तो भी उसको धनात्मक मानेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो आप समझिए सारणिक का प्रसार क्यों किया जाता है ऋषिकेश कुमार, क्योंकि इस क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को सारणिक का प्रसार करना पड़ता है। ये चाहो तो ये मान लो कि बाहर एक मॉड और लगा दिया, मॉड्यूलस, इसका मापांक ले लोगे, क्या ले लोगे, इसका मापांक ले लोगे। ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, इसको बाहर एक मापांक और लगा दो। इसका अर्थ है कि पहले सारणिक को हल करो, जो मान आए उसको 2 से भाग दो। अगर धनात्मक आता है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ऋणात्मक आता है तो एक मापांक लगा देना, जिससे वो मान धनात्मक हो जाएगा। समझ गए क्या बोलूं, लिख लिया इस बात को। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताओ मुझे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि ए जो बिंदु है वो है 0,0 मूल बिंदु, ठीक है, बी बिंदु है 3,4 एवं सी बिंदु है -2,6। फटाफट करो, फटाफट करो। क्या आंसर आ रहा है बताओ, क्या उत्तर आ रहा है बताओ। धुम धुम धुम। ऑप्शन देते हैं तुमको। 26, -26, 13, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सिंगल चॉइस, 4 ऑप्शन, 120 सेकंड। करो। एरिया और ट्रायंगल के लिए सरस मेथड अच्छा लगता है तो करो, उसको यूज करो, है ना। एरिया और ट्रायंगल के लिए नहीं बेटा, वो डिटर्मिनेंट जो सारणिक लिखी है ना इसके प्रसार के लिए, है ना। तो देखो आज की वार्निंग मिल रही है, ये इतने बड़े बड़े जो कमेंट अभी आने वाले हैं, इसके बाद जो भी करेगा उनको बिना सोचे समझे धड़ाक से क्या कर दिया जाएगा, बी लॉक। क्या कर दिया जाएगा, बी लॉक। हाँ तो बेटा आराम से पूछो, है ना, ऐसे इतने सारे आई लिखने की जरूरत नहीं है, किया जा सकता है, 4 का भी किया जा सकता है, ठीक है, ये सभी के लिए। सारणिक में 2 एंड 3 रहेगा तो मतलब 2 एंड 3 रहेगा तो क्या, हाँ सदिश गुणन की तरह है। ये सब मैं क्लास में पढ़ चुका हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। 1/2 31 23 31 12 याद करने का तरीका बहुत बढ़िया। 1/2 मॉड्यूल के क्वेश्चन, यार आंसर बताओ भैया क्या आ रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/2 और इस सारणी का प्रसार करना है, 0 0 1 3 4 1 -2 6 1। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर दो, 1/2 जीरो के साथ कुछ भी लिखोगे सब जीरो, माइनस फिर जीरो के साथ जो भी लिखोगे सब जीरो, और फिर प्लस 1 के साथ 6 3 18 और माइनस क्या 2, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 26 यानी कि 13। तो आंसर हो जाएगा सी। 37% ही सी दे पाए, बाकी 33% जो है वो ए देके निकल गए जल्दीबाजी के चक्कर में, 1/2 को भूल गए वो। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाओगे, प्रसार कर पाओगे, बोलो। बोलो 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 बोलो, क्या यह कर पाओगे, बोलो। 20 नहीं है आंसर, सी। प्रसार कैसे करना है पिछली क्लास में हमने सीखा था, एक सवाल घर पे भी दिया था, जो लोग प्रसार सीख के आए होंगे वही प्रसार कर पाएंगे, बाकी सब बेकार कर पाएंगे, बेकार ही कुछ कर पाएंगे, है ना। प्रसार सीखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। सूत्र स्तुत्र से भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 26 नहीं 13 है ना। ए आया है आंसर, बैकलॉक है। 1/2 सूत्र में होता है भैया, कहाँ से आया, नहीं सूत्र में होता है, ठीक है। खतरनाक, खतर और नाक। चलो ये करो फिर। दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः ये और ये हैं, तो किसी बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि पीए और पीबी के मध्य की दूरी बराबर है और त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है। हिंट में यहां पर सभी लोगों को यही दूंगा सॉल्यूशन। माना पी के निर्देशांक x, y है, ये मान लो ये पी के निर्देशांक x, y है, तो दो काम करने हैं तुमको। पहली चीज ये दूरी सूत्र पी ए इज इक्वल टू पीबी, तो पी ए दूरी कितनी होगी ये लिख दो, पीबी दूरी कितनी होगी ये लिख दो, और यहां से x और y में क्या संबंध आ रहा है ये पता करो। और दूसरा त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल 1/2 मापांक में, दो तो पता है तुमको, 3 4 1 5 -2 1, या पहले ये ए और ये बी है ना, ए और बी, तो पहले पी का लिख देते हैं। ये मान लिया तुमने पी के निर्देशांक x, y है, ये ए है 3 4 और बी है 5, -2, तो ये हो जाएगा x y 1 3 4 1 5 -2 1। ये दिया हुआ है 10, इसका भी मापांक। चलो दो समीकरण दो अननोन, ये दिया हुआ है 10, हल करो इसको, बताओ क्या आ रहा है। अब तक यहाँ कुछ बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। लीडर बोर्ड चेक कर लेंगे अभी, ऑल क्लियर, जय श्री राधे कृष्णा। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ अंतर विभाजन हो रहा है और कहाँ भाई विभाजन हो रहा है, लिख के दिया जाएगा, सवाल में लिख के दिया जाएगा कि अंतर विभाजन है भाई विभाजन है। और अगर नहीं दिया गया, अनुपात पूछा गया, अनुपात धनात्मक आ रहा है अंतर विभाजन, अनुपात ऋणात्मक आ रहा है बाह्य विभाजन, ठीक है। 8 कैसे आया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 से आया वो, है ना। ऐसे ही गुणा किया 6 दूनी 6 3 18 18 -8, ठीक है। एक कहाँ से नहीं लिया बेटा, वो सूत्र में है, ठीक है, सूत्र में है, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसी में यहाँ पर एक होता है। और एक खास चीज भी होती है वो बाद में देखेंगे हम लोग। पहले उधर से बताओ क्या रिलेशन आ रहा है, कुछ ऑप्शन दे देंगे तुमको तब तक, ए बी सी डी। 7 2 1 0 -7 2 -1 0। मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, और टाइमलेस पोल देते हैं, करो। पहले वाले से क्या रिलेशन आएगा, माना पी के निर्देशांक x, y है, तो पी से ए की दूरी को क्या लिखेंगे, x -3 का वर्ग प्लस y -4 का वर्ग और x -5 का वर्ग
y माइनस माइनस 2 यानी y प्लस 2 का वर्ग, अंडर रूट हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 का वर्ग y माइनस 4 का वर्ग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या बचा, ये y है, माइनस 6x प्लस 9 माइनस 8y प्लस 16 और माइनस 10x प्लस 25 प्लस 4y प्लस 4। तो 10x को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 4x और 4y को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा माइनस 12y और 9 16 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, यहाँ से आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। क्या उधर वाली बात समझ में आ गई क्या? जब पोल भेजा हुआ है, पोल को रोक देते हैं तो रिजल्ट 2756। क्या ये पहला पार्ट समझ में आ गया है? दूसरा पार्ट छोड़ दो अभी, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि पहला पार्ट समझ में आया क्या? ए और पीबी के मध्य की दूरी अगर इतनी है तो ए एक्स और वाई के मध्य ये संबंध होगा, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरा छोड़ दो अभी, यहाँ पे दिया गया ए और बी के निर्देशांक हैं, पी और पीबी बराबर है, हमने मान लिया पी के निर्देशांक है तो पी बराबर पीबी से ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ, पी बराबर पीबी से ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? पी बराबर पीबी से ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? बोलो, ये नहीं समझ में आया? कैलकुलेशन भैया देखो ऐसे, फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग है ना बिना इस कैलकुलेशन को खुद से किए नो बोल दे रहे हैं, उनको कोई हक नहीं है भैया नो बोलने का, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, दूरी सूत्र लगाने पड़ेंगे, वर्ग का सूत्र लगाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, एक्स एक्स के पद जोड़ने पड़ेंगे, नियतांक काटने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएगा, है ना, मेहनत से ही आ पाएगा। हाँ, जो लोग इस चीज को खुद से करके नहीं देखेंगे, मैं चाहे 5 बार भी कर दूं तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फील नहीं आएगी ना, जब तक खुद से यह कैलकुलेशन नहीं करोगे फील नहीं आएगा। अच्छा, पहला जो संबंध हमको दिया हुआ था वो हो गया। अब दूसरा हमको क्या कहा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, x y 1 और 3 4 1, तीनों निर्देशांक लिख दिए, 5 माइनस 2 1, यह कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इस सारणिक का प्रसार करो, किसके सापेक्ष कर दें, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं सारणिक का प्रसार, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर का बाहर ही रहने दो, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष किया, x बाहर लिया और इनमें गुणा होता है 4 और माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, फिर y के आगे आएगा माइनस, फिर आएगा 3 माइनस 5, फिर आएगा 1 और माइनस 6 माइनस 20। अब जो प्रसार नहीं करके आए हैं, जिन्होंने पिछली कक्षा में 2-4 प्रसार नहीं किए थे, उनको ये सब जो है बहुत ही ताज्जुब वाली चीजें लग रही होंगी, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। देखो मैंने फिर से कहा था नई चीज शुरू हो रही है, अगर ईमानदारी से नहीं जुड़ोगे तो ये भी वैसी हो जाएगी जैसे पहले की चीजें चल रही है ना। ऐसा थोड़ी ना नया चालू हुआ है तो आपसे कुछ जादू होने लग जाएगा, कल तो वही मैथ्स रही है ना। -2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 26 इज इक्वल टू 10, 1/2 ये हो गया 6x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 10 और 2 से भाग दे दें तो 3x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 10। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई कि ये दूसरी समीकरण ये मिलेगी, पहली उधर से मिल गई थी, दूसरी ये मिलेगी। अब 2 समीकरण है और 2 अननोन है ना। x और y का मान निकाल के बता दो मुझे क्या आ रहा है, 2 समीकरण है और 2 अननोन है, बताओ क्या क्या आंसर आएगा। 2 समीकरण 2 अननोन, इस त्रिभुज को भी ऊपर बना देते हैं, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ये हमारा पी एक्स y मान लिया था हमने, ए हो गया 3,4 और बी हो गया 5,-2। ये 2 समीकरण 2 अननोन से x और y का मान क्या आ रहा है, बताओ। 2 समीकरण 2 अननोन से x और y का मान क्या आ रहा है, और यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, ये दूसरी वाली चीज समझ में आई क्या, दूसरी वाली बात समझ में आई क्या, दूसरी वाली बात भी समझ में आई क्या। 7 2 तो एक समीकरण क्या थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और ये क्या हो रहा है 3x प्लस y इज इक्वल टू 23। इसको इधर भेज दोगे तो 23 हो जाएगा। अभी 2 समीकरण 2 अननोन है, इनमें क्या किया जाए, ऊपर वाली में 3 गुना कर देते हैं, तो ये 3x माइनस 9y, ये ऊपर वाली में इसमें 3 गुना कर देते हैं, माइनस 20 y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 रख दोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो उत्तर हो गया हमारा 7,2। क्या ये उत्तर आ गया सभी लोगों का, 88%? क्या यह उत्तर आ गया है 7,2? क्या 7,2 उत्तर आ गया है, बोलो 7,2 उत्तर आ गया है क्या। लेकिन ऑप्शन में तो मैंने एक उत्तर और भी दिया हुआ था, तो वो एक और उत्तर क्यों आया, क्यों एक एक्स्ट्रा उत्तर हमें मिल रहा है, क्यों एक एक्स्ट्रा उत्तर हमें मिल रहा है, बताओ। पहले बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आ गई क्या, ये सवाल समझ में आ गया क्या, क्या यह आंसर समझ में आ गया है, यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया, यहाँ तक का उत्तर तो समझ, हाँ इजी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शिवम त्रिपाठी, बिल्कुल इजी है, बहुत बढ़िया। x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, रिया पुरोहित। ये पहला था, इसका प्रसार करके दूसरा आ गया। 2 समीकरण 2 अननोन को हमने हल कर लिया, ये थी समीकरण नंबर 1, ये थी समीकरण नंबर 2 और यहाँ पर 1 एंड 2 से ये आ गया, ठीक है। हाँ टाइम तो लगेगा, देखो कैलकुलेशन स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे, 94% बोलने समझ में आ गया है। लेकिन अब एक जो बीच में हम लोग छोड़ दिए, वो क्या छोड़ दिए कि देखो ये जो सूत्र होता है ना, इसमें क्या होता है, एक मापांक भी होता है। ये क्या चीज होती है, मापांक, ये क्या होता है, मापांक। इसको हमने यूज नहीं किया। इसका क्या अर्थ है कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो 10 आ रहा है, तो हो सकता है कि इस मापांक के अंदर का मान -10 रहा हो, तब भी तो क्षेत्रफल 10 हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये जो सारणिक है और इसमें बटा 2 किया, उसका उत्तर -10 आया हो और फिर मापांक ले लिया हो और क्षेत्रफल 10 हो गया हो, या फिर इस सारणिक का मान जो अंदर लिखा हुआ है उसका मान 10 ही हो और फिर तुमने मापांक लिया हो वो 10 का 10 ही रह गया। तो हमने यहाँ एक केस छोड़ दिया। कौन सा केस छोड़ दिया हमने, कि अगर इस सारणिक का मान 10 की जगह -10 भी आ जाता तो भी तो क्षेत्रफल 10 ही बोलते ना। अरे इस सारणिक का मान मान लो -10 आ जाता, बाहर क्या लगाते, मापांक लगाते, तो भी क्षेत्रफल कितना कहलाता, 10 ही कहलाता। तो प्लस माइनस 10, यहाँ पर भी 10 की जगह क्या आएगा, प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10, यानी कि ये प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10, यानी कि 2 केस बनेंगे, या तो +10 के साथ एक बनेगा या -10 के साथ एक बनेगा। तो यहाँ से 2 समीकरण बन सकती है।
23 मिलेगा, जिसको अभी अभी तुमने सॉल्व किया। और हो सकता है 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाए, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 भी मिल सकता है। तो ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। ठीक है, अब इस वाले के साथ तो तुमने हल कर लिया, ये समीकरण 1 और 2 तो कर ली तुमने, ये 2 बोल दिया था मैंने, अब ये तीसरी आ गई। तो मुझे बताओ कि 1 और 3 को हल करने पर क्या मिलेगा? 3 और 1 को हल करने पर बताओ x और y का मान क्या आ रहा है? इन दोनों को हल करके बताओ x और y का मान क्या आ रहा है। और बताओ ये जो नई चीज बोली है समझ में आई क्या, कि सारणिक का मान माइनस में भी आ सकता था, लेकिन मापांक लगा के धनात्मक हो सकता है। तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि हो सकता है सारणिक का मान माइनस 10 आया हो और क्षेत्रफल 10 हो गया हो। प्लस 10 वाले के साथ तो हल कर ही लिया, अब माइनस 10 वाले के साथ भी हल करना पड़ेगा। तो उससे आ जाएगा 1,0। इसीलिए p के निर्देशांक या तो 7,2 हो सकते हैं या 1,0 हो सकते हैं। समझ गए बात को? बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतनी सारी बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छा लगा ये जान के हमको। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं। एन भुजाओं वाले बहुभुज का क्षेत्रफल। एन भुजाओं वाले बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान से सुनना। अभी तो किसका क्षेत्रफल निकाला हमने? त्रिभुज का निकाला। जरूरी थोड़ी ना हमेशा त्रिभुज ही मिले, आयत आयत मिल सकता है, पंचभुज मिल सकता है, षटभुज मिल सकता है ना? तो इनका कैसे निकाला जाता है क्षेत्रफल? भैया लिखना बिल्कुल बंद कर देना और ध्यान से सुनना। बाद में कोई नहीं बोलेगा कि सर 1/2 कहां से आ गया, इसको घटा क्यों दिया, इसी क्रम में क्यों लिखा। सारी चीजें मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। मान लीजिए एक एन भुजाओं वाला बहुभुज है। कितनी भुजाएं हैं इसकी? एन भुजाएं हैं। मान लो ये पहला शीर्ष है इसका, जिसके निर्देशांक है x1 y1। अब हम किस क्रम में जाएंगे? वामावर्त दिशा में जाएंगे। हमेशा किस दिशा में जाओगे? वामावर्त दिशा में जाओगे। वामावर्त दिशा में जाने से उत्तर धनात्मक मिलते हैं, है ना? यहां पर मान लीजिए ये दूसरा शीर्ष है जिसके निर्देशांक है x2 y2। यहां तीसरा शीर्ष है जिसके निर्देशांक है x3 y3। यहां निर्देशांक है x4 y4। यहां पांचवा निर्देशांक है जिसके शीर्ष है x5 y5। मान लीजिए ये छठा हो गया हमारा x6 y6 7 y7 और 8वां। ऐसे 8 के लिए मैं बता रहा हूं, तुम चाहो तो 5 के लिए पूछा जाएगा तो 5 तक रोक देना, 10 के लिए पूछा जाए तो 2 आगे बढ़ा देना। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? जो भी निर्देशांक हमको दिए हुए होंगे उनको ऐसे कार्तीय तल पे मार्क करेंगे, उनकी स्थिति बनाएंगे और फिर सबसे पहला किसी एक को सबसे पहला मान लोगे। किसी से भी एक से शुरू कर सकते हो, किसी को एक को a1 मान लेना और उसके सापेक्ष वामावर्त दिशा में जाते जाना जो जो आते जाए उनको a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 ऐसे लिखते चले जाना। तो क्या क्या बात क्लियर हो गई? सबसे पहले कार्तीय तल पर अंकित करो। दूसरा, वामावर्त दिशा में किसी एक को a1 मानकर, किसी एक को a1 मानकर वामावर्त दिशा में a2 a3 ऐसे मानो। ये दो काम पहले कर लेना है। इसके बाद जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये ध्यान से सुनना। अब सूत्र तो बहुभुज का क्षेत्रफल, एरिया किस तरह से दिया जाता है? 1/2। और अब यहां ध्यान से सुनना, ये एक नए प्रकार की सारणी है, ऐसी सारणी तुमने कभी नहीं देखी होगी। x1 वहीं खत्म करना पड़ेगा, जहां से शुरू किया था वहीं खत्म करना पड़ेगा। अब इसका प्रसार कैसे लिखते हैं? तो प्रसार के लिए हमको 2/2 की सारणिकें बनानी पड़ती है। तो पहले इन दो का प्रसार लिखो, प्लस फिर इन दोनों का लिखो, प्लस फिर इन दोनों का लिखो। कैसे मैं बताता हूं। पहले इन दोनों का लिया, इन दो का प्रसार कैसे लिखते तुम? x1 y2 माइनस x2 y1। ये एक सारणिक मान ली 2 क्रॉस 2 की। प्लस फिर अगले दो लोगे, इसको पहला मान लोगे x2 y3 माइनस x3 y2। फिर क्या करोगे? फिर अगले दो लोगे, यहां आएगा x3 y4 माइनस x4 y3। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और लास्ट में देखो ये y7 इसके साथ ही लोगे तो क्या मिलेगा? x7 y8 माइनस x8 y7। लेकिन यहां नहीं रुकना है, इस लास्ट वाले को मत भूलना। इसमें क्या मिलेगा? x8 y1 माइनस x1 y8। इसको मत भूलना। लोग क्या करते हैं अक्सर, ये लास्ट में x1 y1 लिखना भूल जाते हैं। तो हमको क्या करना है? पहले सबसे पहले जितने भी बिंदु दिए हुए हैं सबको कार्तीय तल पे अंकित करो, फिर किसी एक को खुद से a1 मान लो और वामावर्त दिशा में जाओ, सबके नाम लिख के आ जाओ। जितने बिंदु हैं उनको ऐसे लिख दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 ऐसे करते हुए लास्ट में फिर से x1 y1 लिख दो। फिर दो वाली सारणी बनाओ, इन दोनों का फिर इन दोनों का फिर इन दोनों का, ऐसे करके दो वाली सारणी बना दो और लास्ट में ये मत भूलना x1 y1। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब तुम दो तरह से याद रख सकते हो कि ये याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है। इसमें क्या है कि जितने होंगे 5 होंगे तो 5 पर रोक के x1 y1 लिख दोगे, 10 होंगे तो 10 तक ले जाओगे, फिर x1 y1 लिख दोगे। समझ गए बात को? तो याद कर लोगे इसको, लिख लो अभी इसको और बताओ कि क्या इसको अप्लाई कर पाओगे? क्या ये बातें समझ में आई? किसी दिए गए बहुभुज का क्षेत्रफल अब तुम बता पाओगे क्या? क्या किसी दिए गए बहुभुज का क्षेत्रफल अब तुम बता पाओगे क्या? बोलो 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 बोलो, धीरे धीरे बोलो, लेकिन बोलो। बोलना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले।
बहुत बढ़िया। चलो फिर एक सवाल देते हैं इसका। बिंदु -3,4, 2,6, 3,0, -5, 1, 1, 2, 3, 4, 5 को जोड़ने वाले पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। करो, बताओ क्या उत्तर आएगा। पंचभुज, 5 भुजाएं वाले, 5 शेष वाले। तो सबसे पहला काम करना है हम लोगों को, इसको अंकित करना है इस पर, कार्तीय निर्देश तंत्र पर। तो कौन सा बिंदु कहाँ होगा? 3,0 और 2 पे है 2, और -3 और -5। -3,4 यहाँ कहीं होगा, 2,6 और कहीं ऊपर होगा, 3,0, -3,4, 2,6, 3,0, और है 2, -1 कर लो इसको 2, -1 कर देना लास्ट वाले को, 2, -1, और -5, -7। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है हमको। तो कहाँ से शुरू करें? इस 3,0 से शुरू करते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं A1 यानी कि X1 Y1। इसको बोल देते हैं X2 Y2 यानी कि E2, वामावर्त दिशा में जाना है इससे। ये हो जाएगा हमारा A3 X3 Y3, A4 X4 Y4, A5 X5 Y5। इस तरह से जाना है। बताओ क्या करें अभी? लिखो सूत्र में और बताओ क्या आंसर आ रहा है। आया किसी का आंसर? क्या आंसर? देखो कमेंट में पढ़ रहा हूँ, किसी ने इससे रिलेटेड इधर उधर की बातें डिस्कस करी तो फिर अच्छा नहीं होगा भैया। आपको देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। 74 दीपक कुमार बलिया ज्ञानोदय ने आंसर दे दिया है 74। 72, 39, 80, 4 आंसर तो आ गए हमारे, 4 आंसर तो आ चुके हैं। 23 माइनस में नहीं आएगा बेटा, मॉड लगा देना, माइनस में नहीं आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड रजनीकांत, रविकांत, जो भी नाम है। 72, 35 हमेशा ऐड नंबर में हो। प्लीज रिप्लाई, क्या रिप्लाई करना है? तो क्या सूत्र होता है? 1/2, सबसे पहले 3 जीरो, फिर 2 6, फिर -3 4, फिर -5 -7, फिर 2 -1, और लास्ट में फिर से 3 जीरो लिखना पड़ेगा। X1 Y1 लिखना तो नहीं भूल गए? ये गलती बहुत लोगों ने की होगी कि लास्ट में X1 Y1 नहीं लिखा होगा। क्या किया होगा? लास्ट में X1 Y1 नहीं लिखा होगा इन्होंने। ठीक है, कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला? कहाँ है डायरेक्ट फॉर्मूला? यही तो है डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ, बोर्ड के लिए सुटेबल है, 23 होगा। हम्म, अरे भैया 2 3 से ज्यादा नहीं आती है सारणी। ठीक है, ये सारणी नहीं है, ये एक प्रकार का बस सूत्र है। रॉन्ग लिखा है क्या? 3 2 6 -3 4 -5 7 2, -1। अब इसका प्रसार करना चालू करते हैं हम लोग। 1/3 1/2, 6 दिया 18, -2 0, प्लस फिर अब अगले दो, ये दो हो गए, अब अगले दो लेते हैं। 4 दूनी 8, और माइनस माइनस यानी कि +18, प्लस फिर ये दो, 7 या 21, और 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 दूनी 14 और +4, प्लस कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ तक हो चुका है। फिर अगला लास्ट कितना हो जाएगा? 2 गुणा 0 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। -6 × 18, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 7 × 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 चौक 20, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 और +14, 0 +3, तो ये कितना हो गया? 1/2, 18, 18 और 26, 41, 14 और 5 19, और 3, इनको जोड़ो तो 41 और 19 हो गया हमारा कितना? 60, 60 और 3 63, 99, 107, 107/2 आना चाहिए उत्तर। बताओ क्या ये बात समझ में आई क्या? एक बार जोड़ फिर से देख लेते हैं। 9 1 10 6 16 और 8 24 और 3 27 का 7 हासिल लगे, 2 और 1 3, अच्छा 7 2 9 1 10, -3 होगा बेटा। यहाँ पर एक माइनस है, तो माइनस और जब ये माइनस गुना होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो फिर से +3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 53.5। बहुत सुंदर, वेरी गुड, सही है ना भैया? -3 4 होगा, -3 4 होगा। कहाँ -3 4 होगा? कुछ भी भैया पूरा बोलो, सही से बोलो और पूरा बोलो, ऐसे कुछ भी लिख दोगे क्या? -3 4 से स्टार्ट कर सकते हो, फिर यहाँ से घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, और लास्ट में -3 4 लिखना पड़ेगा। ये कहीं से भी चालू कर सकते हो, ठीक है, कहीं से भी चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3 0 2 6 -3 4 -5 7 2 -1 और 3 0, सही, सब सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, 107/2 कर सकते हो स्टार्ट। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई है? ऐसे कर लोगे, पंचभुज का क्षेत्रफल निकाल दोगे, पंचभुज से षटभुज सतभुज, है ना, निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। यूज द एडिट आइकन को पिन धूम, सही है सिर्फ। ठीक है, आगे का भी डाउट प्रूव करते हैं।
बिना चित्र के नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा। अब देखो किसी का शायद ब्लॉक होने का नंबर आया है, देखते हैं कौन है। आर्यन यादव। हाँ सही टाइम पे आ गए, अब नए हो तो छोड़ देते हैं चलो तुमको। पहला निर्देशांक जरूरी नहीं है, 3 गुणा -1 तो -3 आएगा, ये बाद में आता है। 2 गुणा 0 ये ऐसे होता है, 2 गुणा 0 माइनस माइनस 1 गुणा 3। ठीक है, कैसे होता है? ऐसे होता है। 90%। ध्यान से बैठ के बेटा घर पे लिखना, तब समझ में आएंगी चीजें। शंका हो रही है तो उनके शंका के समाधान के लिए एक लाइन में यहाँ पे जोड़ देता हूँ, नहीं तो आओ भाई नीचे आओ। हाँ भी नहीं किया उन्होंने। 0 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 4 माइनस 6 गुणा -3 प्लस -3 गुणा -7 माइनस 4 गुणा -5 प्लस -5 गुणा -1 -7 गुणा 2 और प्लस 2 गुणा 0 माइनस -1 गुणा 3। अब कर लेना बैठ के, लिख दिया पूरा फैलाकर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगली चीज लिखते हैं प्रवणता सूत्र। प्रवणता सूत्र। अब ये प्रवणता क्या होता है? इस प्रवणता का नाम तुमने फिजिक्स में थोड़ा बहुत सुना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, फिर से सुनने का समय आ गया है, लिखने का समय चला गया। फिर से बोल रहा हूँ, अभी नहीं ध्यान से सुनोगे आगे फिर दिक्कत आएगी और फिर मुझसे मत बोलना कि सर ये माइनस क्यों हो गया, प्लस क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों नहीं हुआ, यूं क्यों हो गया, वो क्यों नहीं हुआ, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो प्रवणता और झुकाव दो अलग अलग चीजें होती है। क्या क्या होती है? देखो ये हमारी हो गई, क्या बोलो इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये हो गई एक्स अक्ष और ये हो गई वाई अक्ष। अब अगर कोई रेखा हो, है ना, रेखा सरल रेखा चैप्टर है, मतलब सरल रेखा से रिलेटेड ही बातें करेंगे हम लोग। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाल दी हमने, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल दिए, अब हम लोग आ गए हैं प्रवणताओं पर। तो देखो प्रवणता का अर्थ होता है ऐसी कोई चीज, मान लीजिए ये एक रेखा है। क्या है ये? एक सरल रेखा है, मतलब कहीं भी हो सकती है ना, ये यहाँ हो सकती है, ये यहाँ हो सकती है, ये हो सकता है, ऐसी भी हो सकती है। रेखा है, कहीं भी हो सकती है, इसको तुम कहीं भी बना सकते हो। उदाहरण के लिए मैंने ये एक रेखा बना ली यहाँ पर कहीं पे, सिंपल। पहले सिंपल से समझेंगे हम लोग। तो एक रेखा हमने बना ली। अब ये रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, कौन सी दिशा के साथ? धनात्मक, इधर वाली। वो कौन सी दिशा होती है? ऋणात्मक वाली। ये कौन सी होती है? धनात्मक वाली। नई चीजें आ गई हैं। कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जितना कोण बनाती है वामावर्त दिशा में, कौन सी दिशा में? वामावर्त दिशा में। कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में जितना कोण बनाती है उसे हम लोग इस रेखा का झुकाव कहते हैं। क्या कहते हैं? झुकाव। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन। और इस झुकाव का टेन थीटा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रवणता, यानी कि स्लोप। समझ गए बात को? अब मुझे बताओ कि अगर ये रेखा है, अगर इस रेखा को घुमाकर इधर यहां ऐसे कर दिया जाए तो अब स्लोप कितना माना जाएगा? झुकाव कितना माना जाएगा? इतना माना जाएगा। इसको थीटा कर देंगे। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में। अभी भी हम नहीं माने, हमने क्या किया? इस रेखा को और घुमाया और ऐसा कर दिया। अब स्लोप कितना माना जाएगा? देखो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रही है, ये जितना कोण बना रही है। अभी भी मन नहीं माना हमारा, हमने इसको और घुमा के और एकदम सीधा कर दिया ऐसा। अब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण माना जाएगा? है ना? और अगर कोई समझदार और घुमा दे तो आप कौन सा कोण मानोगे? कि पूरा घुमा के नीचे वाला मत मान लेना, फिर से छोटा वाला कोण ही मानोगे। फिर से घूम फिर के यहीं के यहीं पहुंच गए हम लोग। सिखाना क्या चाह रहे हैं? ये जो झुकाव होता है, ये झुकाव अधिक से अधिक 180 डिग्री तक ही जा सकता है, क्योंकि जैसे ही रेखा सीधी होकर फिर से घूमेगी, फिर से यहीं पे चीजें मिलने लग जाएंगी। तो हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं यहाँ पर? देखते जाना भैया। ये तो दो तो परिभाषा, ये तो दो तो टर्मिनोलॉजी हो गई कि क्या नाम होता है। ठीक है, पहली चीज थीटा, इधर लिख दे रहा हूं मैं वापस से। थीटा का जो मान है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है। ठीक है, थीटा। चलो पहले इतनी बातें लिखो और पहले बताओ कि इतनी चीजें समझ में आई है या नहीं आई, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो बताओ। हाँ सब आएगा बेटा, एमएक्स प्लस सी भी आएगा। आज तो अच्छा समझ में आ रहा है। स्टेप नंबर 2 2 तो है ही नहीं कुछ, ऑल क्लियर। लास्ट वाले संख्या इसलिए लेते हैं क्योंकि लास्ट वाले को भी शुरू वाले में से जोड़ना होगा तभी आकृति बनेगी। वेरी गुड, ऑल क्लियर। टेन थीटा होता है। पिछले क्वेश्चन में जो काम है कोई ऑर्डर में सारणी में नहीं कर सकते, जो ऑर्डर है वो वामावर्त दिशा में रहना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, नोट्स और लेक्चर कंप्लीट करने में 10 घंटे लग जाते हैं। हाँ तो ऐसा तो लगेगा बेटा, ये तो टोटल मिला के 10 घंटे का तो है हिसाब। एक क्लास में लगभग, मतलब एक चैप्टर में 3 घंटे लगभग तो रखने पड़ेंगे हम लोगों को। ठीक है, आदित्य चंद्रा, अभी आपका जो है समय आ गया है, अभी आप जाएंगे और फिर घूम कर आएंगे। ठीक है, तो इसको कर देते हैं पॉज और पहले हम लोग आदित्य चंद्रा को यहाँ से भेज देते हैं। इनके नाम के साथ इनको यहाँ से रवाना कर देते हैं। बाय बाय, तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं आएगी। हाँ चलो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा 0 से लेकर 180 डिग्री तक ही हो सकता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात समझना, अगर ये रेखा एकदम सीधी हो जाती है, ऐसी एकदम सीधी हो जाती है, तो इस रेखा का 0 डिग्री माना जाता है। यानी कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का झुकाव कितना माना जाता है? 0 डिग्री माना जाता है। यदि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, कैसी है? एक्स अक्ष के समांतर है, तो थीटा 0 डिग्री और m इज इक्वल टू टेन 0 डिग्री, यानी कि m भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बड़े काम की बात है, इसको हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, तो याद कर लोगे तो आगे आसानी रहेगी। अब अगर ये ऐसे सीधी हो जाए रेखा, तो अब बताओ एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाया इसने? 90 डिग्री बनाया। तो दूसरा, यदि रेखा एक्स अक्ष के लंबवत है तो फिर थीटा कितना हो जाएगा हमारा? पाई बाई 2 और m इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2। और
डिफाइंड, यानी कि स्लोप इस बार कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। तो जो भी रेखाएं एक्स अक्ष के लंबवत होती है या दूसरी भाषा में कहो वाई अक्ष के समांतर होती है, उनका स्लोप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। स्लोप अपरिभाषित होता है, झुकाव 90 डिग्री होता है। ठीक है, दो बातें याद हो गई। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए किसी रेखा पर दो बिंदु हमको दिए हुए हैं, एक बिंदु का नाम है x1 y1 और दूसरे बिंदु का नाम है x2 y2। तो x1 x2 और y1 y2 को मिलाने वाली रेखा, इसका नाम रख देते हैं a, इसका नाम रख देते हैं b। ये एंगल तो हमारा थीटा था ही। तो बिंदु a x1 y1 एवं b x2 y2 को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता है। ठीक है, इतनी चीजें लिख लो पहले। तीन चार बातें हम लोगों को जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि प्रवणता सदैव 0 से 180 के मध्य होती है। 180 भी नहीं हो पाती है क्योंकि जब 180 होगी तो उसको 0 मान लिया जाएगा। समांतर रेखा एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, प्रवणता 0 होगी। लंबवत रेखा है, प्रवणता अपरिभाषित होगी। और दो बिंदु दिए गए हैं तो उनकी प्रवणता, उनको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता इस सूत्र द्वारा दी जाती है। ठीक है, बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई है? क्या इतनी बातें याद रख लोगे? 180 डिग्री का भी बनता है सर? नहीं बनता है सर, मैं मना। ठीक है, तो मान लेना है ना। सर इंग्लिश वाले बोलते हैं कि हिंदी मीडियम, कौन इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हो तुम, बात क्यों कर रहे हो उनसे? बोलने दो। उर्दू मीडियम वाले कुछ और बोलेंगे है ना, बंगला मीडियम वाले कुछ और बोलेंगे, गुजराती मीडियम वाले कुछ और बोलेंगे। खुला अंतराल इसलिए है क्योंकि जब हम लोग 180 डिग्री पर ले जाएंगे इस रेखा को तो ये रेखा एक्चुअल में वापस से 0 डिग्री वाली ही बन जाएगी। अब इस रेखा को 0 डिग्री वाला बोले या 180 वाला बोले, दोनों तो बोल नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, 0 बोल दिया। 0 और 180 पर रेखा एक ही हो जाती है, 0 और 180 पर रेखा एक ही हो जाती है। तो दो प्रवणताएं ना माननी पड़े इसलिए हम केवल एक ही मान लेते हैं, है ना। पहला स्टेप कुछ है ही नहीं इसमें, ऑल क्लियर। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, 4 मंथ का बैकलॉग हो गया, यहां से चालू करो। तो 3 नंबर समझ में नहीं आया है? 3 नंबर सूत्र है बेटा, उसको याद रखना पड़ेगा, उसमें समझने का कुछ भी नहीं है, उसमें समझने का कुछ भी नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे उससे और क्लैरिटी आएगा। पहले यहाँ पर छोटे छोटे से सवालों का जवाब दो। बताओ ये अगर है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव निम्नलिखित है तो प्रवणता कितनी होगी? उत्तर बताओ इनके, फटाफट फटाफट उत्तर बताते जाओ। tan 0 डिग्री का मान कितना होगा? हाँ वेरी गुड अवनीश, अवनीश राज, सही उत्तर दिया है तुमने। ठीक है, बताओ भैया फटाफट फटाफट बताओ। 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 0। m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री। tan 120 डिग्री का मान कितना होगा? अब ये तो थोड़ी सी त्रिकोणमिति आ गई, देखते हैं कितने लोगों को पता है। यह अपरिभाषित होता है, ये दो चीजें हमने अभी लिख दी है। क्या होता है? ये अपरिभाषित होता है। और tan 150 डिग्री, tan 180 माइनस 150, ये हो जाएगा माइनस tan 30 डिग्री, यानी कि -1/√3। और यहाँ पर कितना आ जाएगा?
180 माइनस 60 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा -√3। इतना इजी, हाँ इतना इजी है भैया, अभी लिखो तुम, अभी धीरे धीरे सब पता चलेगा तुमको, इजी और टफ। फिर रायता फिर जाएगा बीच में, बोलोगे वो तो रायता फिर गया, हमको तो पता ही नहीं चला कि क्या हो गया ये। तो भैया थोड़ा संयम रखो, ये छोटी छोटी चीजें समझोगे तभी मोटी मोटी चीजें कर पाओगे। जिसने छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया वो कभी भी मोटी चीजों का फायदा नहीं उठा पाता है। ये सारी बातों को अच्छे से एकदम दिल में दिमाग में बिठा लोगे तभी जाके आगे के कठिन सवाल कर पाओगे, क्योंकि उनमें टुकड़े में आता रहता है। अरे ये सवाल बताओ, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की क्या प्रवणता होगी? इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की क्या प्रवणता होगी? और इस रेखा को कार्तीय तल पे प्लॉट भी करो, कार्तीय तल पे ड्रॉ भी करो, ठीक है? इस रेखा को कार्तीय तल पे ड्रॉ भी करो। रायता फैलने ही नहीं देंगे। वेरी गुड कृष्णा पटेल, यही तो बात मैं बोल रहा हूँ, रायता जो है उसको फैलने मत दो, थोड़ा थोड़ा रायता जैसे ही मिले वैसे ही उसको खत्म कर दो, है ना? किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, रायता मत फैलने दो। निम्नलिखित बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। क्या होता है प्रवणता? क्या होता है प्रवणता का सूत्र बता दो मुझको। ये हुए x1 y1 और इस बिंदु को मान लेते हैं x2 y2, तो प्रवणता हो जाती है हमारी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। 9 माइनस 9 बटे 2 माइनस 5, ऊपर है 0 नीचे है -3, उत्तर आ गया 0। 0 प्रवणता आ गई। 0 प्रवणता का मतलब क्या है? रेखा कैसी होनी चाहिए? x अक्ष के समांतर होनी चाहिए। x अक्ष के समांतर मतलब ऐसी कुछ होनी चाहिए, तो ये है भी सही। 2,9 ये मान लो, ये तो 5,9 यही होगा। और ये रेखा कैसी हो गई? एक्स अक्ष के समानांतर हो गई, और समानांतर हो गई मतलब इसका प्रवणता 0 आना ही था, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका बताओ, इसका क्या उत्तर आ रहा है? इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ, का उत्तर बताओ। आया? -2। ये है हमारा x1 y1, इसकी प्रवणता कितनी दी गई है? 4, यानी कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यानी कि 4 इज इक्वल टू y2 की जगह लिखा हुआ है -7, y1 की जगह लिखा हुआ है 5 बटे x2 की जगह लिखा हुआ है x, और इसकी जगह लिखा हुआ है 1। इधर गुणा कर दो, 4 गुणा x माइनस 1 इज इक्वल टू -12, 4 से भाग दे दो, -3, x इज इक्वल टू -2, आंसर इज -2। ये करो। वेरी गुड, -2 -2। प्रवर्तना 3 होगी। वेरी गुड अमन प्रजापति प्रजापति। चलो पोल भेजते हैं फिर, सिंगल चॉइस 60 सेकंड। स्क्वायर और इसको मिलाने वाले रेखाखंड रेखा की प्रवणता 1/2 है, तो के का मान कितना होगा? बताओ, अब के का मान बताओ, बताओ बताओ, अब के का मान बताओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। क्या करें? y2 माइनस y1 यानी कि k प्लस 1 में के स्क्वायर में से 5 घटाओ इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया k माइनस 2 बटे के स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। इधर गुणा कर दो, 2k माइनस 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 5, तो इधर ले आओ के स्क्वायर माइनस 2k, और ये कितना हो जाएगा? तो k का मान कितना आ जाएगा? -2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 प्लस 4 बटे 2 गुणा 1, द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य, माइनस माइनस हो गया प्लस, अंडर रूट के अंदर आ गया 8 बटे 2, 2 4 गुना 8 और 2 रूट 2 बटे 2, तो के हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस रूट 2। तो क्या क्या आंसर पॉसिबल है? या तो के 1 प्लस रूट 2 होगा, या के 1 माइनस रूट 2 होगा। अब यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि केवल 1 प्लस रूट 2 होकर रह जाएगा, तो आंसर होगा बी। कुछ लोग ए भी लेके निकल गए, कुछ लोग सी भी लेके गए। बताओ क्या ये समझ में आ गया? कर लोगे प्रवणता के सवाल? क्या ये बात समझ में आ गई है क्या? बोलो, क्या यह बात समझ में आ गई है क्या? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ क्लियर। आंसर बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 1। 10 10 9 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है बेटा, है ना?
हाँ नहीं आएगा, उससे भी आएगा बेटा, उससे भी आएगा, कहीं से भी चालू करो आएगा उत्तर वही। भी चालू करो, बहुत बढ़िया। ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं, तीन बिंदुओं के संरेखीय होने का प्रतिबंध। मतलब ये है तीन बिंदु, कौन है तीन बिंदु? ये रहे, ये एक रेखा पर है, ये एक रेखा है, इस रेखा पर तीन बिंदु हैं। एक बिंदु है ए एक्स वन वाई वन, दूसरा बिंदु है बी एक्स टू वाई टू,